पटियाला में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प को लेकर पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पटियाला रेंज के आईजी, एसएसपी और एसपी का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुखविंदर सिंह चिन्ना को पटियाला का नया आईजी बनाया गया। वहीं दीपक पारीक को एसएसपी और वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी बनाया गया। इसके साथ ही पटियाला में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं इस मामले पर सीएम मान ने कहा कि पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने डीजीपी से बात की, इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। वहीं अब घटना के बाद शिवसेना हिंदुस्तान संगठन ने आज बंद का ऐलान किया। शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि खालिस्तान के खिलाफ मार्च में काली मंदिर का कुछ भी लेना देना नहीं था। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर पर हमला करके बेअदबी पेश की। बता दें कि शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला ने खालिस्तान के विरोध में मार्च निकाला, जिसमें खालिस्तान के विरोध में नारेबाजी हो रही थी और उन्होंने कहा था कि पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने देंगे। जिसके बाद मार्च में खालिस्तान समर्थक लोग भी आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प हो गई। बहरहाल अब इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। देश में कोयले की भारी किल्लत अब इस कदर गहरा चुकी है कि हालात ऐसे बन गए हैं जिन्हें अगर जल्दी दुरुस्त नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको घंटों घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़े, जिसकी शुरुआत अब होती दिखाई भी देने लगी है। देश के कई राज्यों में बिजली की बचत के लिए कई घंटों के लिए बिजली काटी जा रही है। एक तरफ मौसम की तपिश और उसमें लगातार चढ़ते पारे ने लू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो इस बीच कोयले की भारी किल्लत से बिजली संकट के हालात पनप उठे हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश के 165 थर्मल पावर प्लांट्स में हालात ऐसे हैं कि वहां पर अब 10% से भी कम कोयला स्टॉक बचा है। गर्मी के मौसम में इन थर्मल पावर प्लांट्स में जहां एक और कोयले की खपत बढ़ी है, वहीं यहां कोयले की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि अगर इस पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया तो ये थर्मल प्लांट्स ठप होने की कगार पर आ जाएंगे, जिसका जनजीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। ये आंकड़ा जारी हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट में, जिसमें और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसमें बताया गया है कि देश के 26 थर्मल प्लांट्स ऐसे हैं जिसकी दशा और खराब है। इन 26 थर्मल पावर प्लांट्स के पास महज 5% ही कोयले का स्टॉक बचा है। देश के थर्मल प्लांट्स में कोयला स्टॉक का ये डाटा हैरान परेशान करने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में 70% तक बिजली की आपूर्ति कोयले पर निर्भर थर्मल प्लांट्स ही करते हैं। हालांकि इससे निपटने की कोशिशें भी इस बीच तेज कर दी गई हैं। इस डेटा में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने कोयले की ढुलाई तेज कर दी है, जो इस वक्त पिछले 5 सालों में सबसे तेज ढुलाई है। हालांकि इससे निपटने के प्रयासों से विपक्षी दल संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस ने इस पर जमकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कुप्रशासन और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने देश के थर्मल प्लांट्स के हालात पर कहा कि केंद्र सरकार इन प्लांट्स को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति नहीं कर रही, जिससे देश में बिजली संकट जैसे हालात पनपते दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती दिख रही है और ऐसी समस्याओं का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां 10-10 घंटे के लिए बिजली कटौती को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा, जब देश में रोजाना 24 लाख टन कोयले की मांग है तो ऐसे में 16 लाख टन की ही आपूर्ति क्यों की जा रही है। कोयले की आपूर्ति को सुधारने की सरकार की दलील पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश को लेकर भी सवाल किया कि यूपी जैसे राज्य सिर्फ 4 घंटे की ही बिजली आपूर्ति क्यों कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस वक्त देश में कोयले की भारी किल्लत का असर देश के थर्मल प्लांट्स पर भी पड़ता दिख रहा है, जिनके पास अब बहुत कम बैकअप रह गया है, जिसे तेजी से दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी को भी कम करने की कोशिश की जा रही है और बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपनी न्यायिक व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। जजों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। आपको बता दें, ये सम्मेलन सरकार और न्यायपालिका के बीच एक तरह से पुल माना जाता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे। दरअसल न्यायिक प्रणाली आधुनिक और सक्षम होती जा रही है। इससे सबको सुगम, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल रहा है। हाईकोर्ट ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जनता को सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही हमारा मंत्र है। गुजरात के वडनगर से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को बड़ी राहत मिली है। असम की एक अदालत ने जिग्नेश मेवाड़ी को जमानत दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के मामले में असम की एक अन्य अदालत ने जिग्नेश मेवाड़ी को पहले ही जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत महिला पुलिस से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान पुलिस को अदालत ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि राज्य पुलिस से निर्मित मामले के तहत फंसाना कानून और पुलिस का गलत इस्तेमाल करना है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस की आलोचना की। इसके बाद बारपेटा की अदालत ने उन्हें शुक्रवार को जमानत दे दी। इतना ही नहीं, बारपेटा सेशन कोर्ट ने मेवाड़ी को जमानत देने के अपने आदेश में गुवाहाटी हाई कोर्ट से राज्य में हाल के दिनों में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने का भी अनुरोध किया। सत्र अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से यह आग्रह किया कि वह असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दे, ताकि किसी भी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं के क्रम को रिकॉर्ड किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के विपरीत महिला कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी बताई है। महिला की गवाही को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरोपी जिग्नेश मेवाड़ी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया। यह अदालत की प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे तो हम पुलिस स्टेट बन जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट के मामले में असम पुलिस ने जिग्नेश मेवाड़ी को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था। मेवाड़ी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी और महिला कांस्टेबल पर बाद में कथित हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है, जिसे अदालत ने अब निर्मित मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने एक महिला का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कायरतापूर्ण काम किया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश कोविड की 3 लहरें देख चुका है। फिलहाल एक बार फिर रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में उछाल आया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 3688 आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इससे पहले कल यानी शुक्रवार को कोरोना के 3377 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस 18,684 हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,755 लोग रिकवर हुए हैं। देश में अब तक कुल रिकवरी 4,25,33,377 हो चुकी है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल यानी गुरुवार को 60 लोगों को कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 5,23,803 पर पहुंच गया है, जबकि देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 4,30,75,864 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 188,89,90,935 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,607 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी के बाद से ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इस दौरान 2 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। वहीं अब दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,609 हो गई है। इस दौरान दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 5.28% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इस बार महाराष्ट्र की बजाय दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। महाराष्ट्र में शुक्रवार तक कोरोना के 148 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 78,77,577 हो चुकी है, जबकि 2 मरीजों की मौत होने से मौतों की संख्या बढ़कर 1,47,842 पर पहुंच गई है। ऐसे में चौथी लहर की आशंका प्रबल होती जा रही है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा है कि अगर कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो आने वाले 3 से 4 हफ्ते में कोरोना की चौथी लहर पीक पर होगी। ऐसे में लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।